दोस्तों आज पेश है बात का मोल। ये कवर चित्र है दोस्तों। कंचन नगरी के राजा प्रताप सिंह के दो पुत्र थे, विक्रम सिंह और बसंत। विक्रम सिंह बचपन से ही लोभी और व्यय व्ययचारित और निर्दयी प्रवृत्ति का था, जबकि बसंत दयालु, नेक, ईमानदार था। राजा प्रताप सिंह की मृत्यु के पश्चात दोनों होने के कारण राजगद्दी पर विक्रम सिंह को मिली। राजा बनने के बाद विक्रम सिंह ने जुल्म करना शुरू कर दिया। राज खजाने को वह अपनी विलायसी और दोनों हाथों से खर्च करने लगा। अपने महल के प्राणियों पर बेफजूल खर्चे करने पर प्रतिबंध लगा दिया। राजमाता वैशाली और बसंत का जीवन एक कैदी जैसा हो गया। वैशाली खुद दुखी भोग रही सकती थी, किंतु बसंत जैसे सुखी और भूख और पीड़ा से कुलमला न देख सकी। उसने एक दिन बसंत से कहा, बेटे बसंत, विक्रम सिंह निर्दयी और लालची है। वह राजगद्दी के मोह में इतना अंधा हो चुका है कि वह अपने पराये का भी पहचान नहीं कर सकता। उसके जीते जी तुम इस राज्य में फूटी कोड़ी भी नहीं मिल सकती। तो मैं क्या करूँ माँ? मेरे पास मेरे पास पिता के बल पर जमा रखी 500 अशर्फियाँ हैं। तुम उन्हें लेकर किसी नगर में चले जाओ, व्यापार करना शुरू कर दो। तेरा क्या होगा माँ? मेरी चिंता छोड़ दे बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे अपनी नहीं तेरी चिंता है। तेरा जीवन अब शुरू हुआ है, वह समय से पहले काल के गाल में क्यों क्यों चला जाए। लेकिन माँ, मैं तुझे कैद में छोड़कर कहाँ जाऊंगा? अपने जीवन को जरा भी मोह नहीं है। जिद मत कर बसंत, तेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं समझती। ठीक है माँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुझे एक वादा चाहता हूँ। कैसा वादा बसंत? अगर मेरा व्यापार जम गया तो तुम इस कैद से निकल कर मेरे पास आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आऊंगी। अब तो खुश है? हाँ माँ। और अपनी माँ से 500 रुपया लेकर वह केशव नगरी छोड़ देता है और व्यापार की तलाश में चल पड़ता है। भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। व्यापार में बहुत धन जमा कर लेने के का व्यापार में बहुत सारा धन जमा कर लेना का गठन करूंगा और मैं अपने भाई विक्रम सिंह के अत्याचारों से कंचन नगरी को मुक्त कराऊंगा। और इसी बगैर किसी रुके बसंत चलता जाता है। शाम होने पर वह एक घने जंगल में पहुंच जाता है। उप शाम ढल गई, मेरे पास 500 रुपया है। इस जंगल में रुकना खतरे से खाली नहीं। मुझे रात भर के लिए कोई सुरक्षित आश्रम तो आश्रय तलाश करना होगा। अवश्य ही वहां कोई प्राणी है। सुरक्षित आश्रय तलाश करते हुए बसंत एक जगह धुआं उठता नजर आया। बसंत धुएं की दिशा में बढ़ता चला गया। वहां कुटिया के पास पहुंचा। धुआं उसी कुटिया से निकल रहा था। कोई है? अंदर एक बाबा बाहर आया। कौन है बेटा? मैं राहगीर हूँ बाबा, रात भर के लिए मुझे कुटिया में आश्रय चाहिए। अंदर आ जाओ। बसंत कुटिया में आ जाता है। अंदर चूल्हा जल रहा था, पास में ही थाली और आटा गुथा था। बेटे बैठ जाओ, रोटी बना रहा हूँ, खाकर विश्राम करना। आप यहाँ अकेले रहते हैं बाबा? हाँ बेटा, इस एकांत में ईश्वर की भक्ति करना मुझे आनंद आता है। रोटियां खान बनाकर बाबा बसंत को गुड़ और रोटी खाने को दी। बसंत ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों का स्वाद लिया था। रोटी और गुड़ जैसे ही भला भूखा पेट होने के कारण उसे सूखी रोटी अच्छी लगी। बाबा ने खाना खाने के बाद अपना आसन लगाया और भगवान का ध्यान करने लगा। काफी थक गया हूँ, मुझे सो जाना चाहिए। लेकिन क्या मेरा सोना ठीक रहेगा? मेरे पास माँ की दी हुई 500 रुपया हैं, यदि किसी ने निकाल ली तो? वीरान
और घने जंगल में चोर लुटेरे छुपे रहते हैं, उसका भय तो है ही। यह बाबा भी मुझे रहस्य में लगता है। जब से आया हूँ कुछ अधिक नहीं बोला, यह भी नहीं पूछा मैं कौन हूँ। मेरे मेरे सो जाने के बाद यह मुझे मार कर मेरा धन ना हड़प ले। नहीं नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए। बसंत ने कुटिया की दीवार पर पीठ लगाकर बैठ गया। थोड़ी देर हुआ झपकी आने लगी, मगर यहाँ यहाँ ऐसा सन्नाटा रहा तो मुझे नींद आ जाएगी। मुझे बाबा से बोलने के लिए उकसाना चाहिए। बाबा मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ बात कीजिए ना। बाबा आंखें खोली। मुझे खामोशी पसंद है। यदि तुम चाहते हो कि कुछ बोलूं तो एक बात कहता हूँ, लेकिन मेरी बात का मोल 100 रुपये है। तुम मुझे 100 रुपये दोगे? एक बात की 100 रुपये देनी पड़ेंगी? ऐसी कौन सी बात है? 100 रुपया हो तो पूछो, न तो मेरी शक्ति भंग मत करो, शांति भंग मत करो। मैं 100 रुपया दे दूंगा बाबा। बसंत बाबा से 100 रुपये दे देता है। अब बताओ बाबा। सुनो, अक्लमंदी वही होता है जो घाट को छोड़कर कुघाट पर नहाता है। इतना कहकर बाबा फिर ध्यान मग्न हो गए। इंसान वही है जो घाट घाट कर कुघाट पर नहाए। यह क्या बात हुई? काफी सोचने के बाद बसंत इस बात का कोई अर्थ न समझ में आया। बाबा ध्यान लगा बोन बैठा। बसंत को वहां खामोशी फिर वक्ताने लगी। बाबा आप खामोश हो गए। मेरी बात पूरी हो गई बेटा, अब तुम सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही बाबा, कुछ और कहो। दूसरी बात के लिए 100 रुपया देने की ताकत रखते हो? हाँ, आपको 100 रुपया और देता हूँ। 100 रुपया लेने के बाद बेटा सफर 1 से 2 भले होते हैं। फिर बाबा फिर खामोश हो गए। अरे बाबा तो छोटी सी बात कहकर फिर खामोश हो गए। 200 रुपया गई, अब कुछ नहीं पूछूंगा। बसंत थोड़ी देर इधर उधर मन लगाने की चेष्टा करता रहा, मगर उसे खामोशी फिर काटने तोड़ी। उप इस खामोश वातावरण में मेरा दम निकला जाएगा। बाबा आधी रात गुजर गई है, मुझे अब भी नींद नहीं आ रही। बात सुनोगे बेटा? हाँ बाबा, मैं जानता हूँ आप 100 रुपया लेकर अपनी बात कहोगे। तुरंत बाबा ने 100 रुपया और देता हूँ। मेरी तीसरी बात है, नौकरी चाहे 2 टके की हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आदत अनुसार बाबा पुन खामोश हो गई। बसंत जानता था 100 रुपया लिए बगैर बाबा मुंह नहीं खोलेगा। 100 रुपया और निकालता है बाबा, लेकिन बाबा कोई बात नहीं कहिए। बाबा ने आंखें खोली। मेरी चौथी बात ध्यान से सुनो। आदर का अनादर करना ठीक नहीं होता। कोई तुम्हें प्रेम से बैठने को कहे तो उसके पास अवश्य बैठना चाहिए। बाबा खामोश होने पर बसंत सोच में पड़ गया। मेरे पास 100 रुपया शेष बची है। यदि मैं यह भी बात सुनने में खो दी तो व्यापार कैसे करूंगा? खाली हाथ घर लौटूंगा तो माँ प्राण त्याग देगी। नहीं, अब मैं बाबा को बोलने के लिए नहीं कहूंगा। मैं अपनी 100 रुपया खोना नहीं चाहता। और शेष रात बसंत जैसे काट ली। सवेरा होने पर तुमने सारी रात जाकर काटी। क्या सफर करोगे बेटा? सफर तो करना ही पड़ेगा बाबा। किसी नगर में पहुंचकर व्यापार करना चाहता हूँ। दक्षिण दिशा में चंपा नगरी है वहां कोई कोई भवरा नहीं मरता। हाँ, मेरी चारों बातें याद रखना। उन्हें कैसे भूल सकता हूँ बाबा। और बसंत चंपा नगरी की तरफ चल पड़ा। मेरे पास केवल 100 रुपया है, उनसे भला क्या व्यापार होगा? बाबा के चक्कर में मैंने 400 रुपया गवा बैठा। मगर बहुत घना जंगल है, पता नहीं बाबा कहाँ और कैसे यहाँ कैसे रहता होगा। जैसे तैसे वह जंगल पार करके बसंत घाट पर पहुंचता है। वाह क्या सुंदर घाट है, मुझे यहाँ पर नहा लेना चाहिए। बसंत जैसे ही कपड़े उतारने को होता है, बाबा की बात याद आती है। अक्लमंदी वही होता है जो घाट को छोड़कर कुघाट पर नहाता है। मुझे बाबा की बात को आजमाना चाहिए। और बसंत बहुत दूर आ जाता है। नहाने के लिए यह जगह ठीक रहेगी।
बसंत कमर से असरपिया निकाल कर एक पत्थर के पास रख देता है और कपड़े उतार जाता है। वो कितना शीतल पानी है, और नहाने से मेरी सारी थकान दूर हो गई। अब मैं शहर में चल कर कुछ खा लेता हूँ। और बसंत शहर में पहुंचा, एक हलवाई की दुकान में पहुंचा। यहाँ पेड़ा किस भाव दिया भाई? एक असरपी में पेट भर के खाइए। वाह बहुत खूब, ले भाई 2 असरपिया में पेट भर। ले भाई दो, दो मैं पेट भर कर खाऊंगा। हलवाई ने तस्तरी में बर्फी सजाकर बसंत को अपनी कमर में बंदी थैली। अरे मेरी थैली कहाँ गई? क्या हुआ मुसाफिर, मेरी असरपिया की थैली नहीं मिल रही भाई? क्या क्या कमर में बंदी थी? शायद नहीं, मैं नहाने के लिए नदी पे गया था, मैंने थैली कमर से खोल कर रख दी थी। तो फिर अब वह नदी पर नहीं मिलेगी। घाट में यदि एक दमड़ी भी गिर जाए तो कोई नहीं छोड़ता। वह सर्पी की थैली है भाई। मैं घाट पर नहीं नहाया था, शायद जहाँ नहाया हूँ वहाँ थैली मिल जाए। और बसंत सोन नदी की तरफ दौड़ा। कुछ देर बाद वह वहां पहुंचा जहां नहाया था। थैली वहीं मिल जाती है। बाबा ने ठीक कहा था, अक्लमंद वही होता है जो घाट पर छोड़कर कू घाट पर नहाए। बाबा के इस बात से मुझे मुझ में 100 असरपियाँ थी, आज 100 असरपियाँ वसूल होकर ली। बसंत हलवाई की दुकान पर पहुंचकर पेट भरकर पेड़े खाता है और आगे बढ़ता है। कहीं अच्छी सी जगह देख कर विश्राम करना चाहिए। और बसंत कुछ दूर पहुंचा। अरे यह कौवा इस कछुए को क्यों परेशान कर रहा है? बसंत ने एक छड़ी तोड़कर कौवे पर भगाता है, कछुए को उठा लेता है। तुमने मेरी जान बचाई है दोस्त, मैं आज से तुम्हारा ऋणी हूँ। यह कौवे तुम्हें क्यों चोंच मार रहे थे? मैं तालाब से बाहर धूप सेक रहा था, इन्होंने मुझे घेर लिया। प्राण बचाने के लिए मैं चक्कर में तालाब से दूर आ गया। बसंत ने बाबा की दूसरी बात आई, सफर में एक से भले दो होते हैं। चलो दोस्त तुम मेरी जेब में बैठो, मैं तुम्हें किसी तालाब में छोड़ दूंगा। कछुए को जेब में रख बसंत आगे बढ़ा। कुछ दूर आने पर उसे एक छायादार वृक्ष दिखा। मुझे यहाँ कुछ देर विश्राम कर लेना चाहिए। बसंत पेड़ के नीचे सो जाता है। और उस जगह दुष्ट जीव रहते थे, कौवा, दूसरा सांप और गहरी मित्रता थी। कोई राहगीर थक कर वृक्ष के नीचे आराम करने आता आता था तो कौवा अपने मित्र सांप को मिलकर बिल से बाहर बुलाता और सांप बाहर आकर राहगीर को डस लेता। कौवा उसका मांस खा ले जाता। बसंत उसी पेड़ के नीचे सोया था। देखकर कौवा खुशी से नाच उठा, सांप को पुकारने लगा, विजदर मेरे प्रिय बाहर आओ, आज देखो आज कितना सुंदर शिकार आया है। कौवे की आवाज सुनकर सांप बिल से बाहर निकल आता है। सांप बसंत के पैर पैर में डस लेता है। लो भाई कालू, मैंने अपना काम कर डाला, अब तुम आराम से इसका मांस नोचो। तुम मेरे अच्छे मित्र हो विजदर भाई। कछुआ यह देख और सुन रहा था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दोस्त बसंत के प्राण कैसे बचाऊं? उसे एक उपाय सूझा। कौवा जैसे ही बसंत का मांस खाने के लिए नीचे उतरा, कौवा जेब से बाहर आ गया और कौवे कौवे की तरफ बढ़ा। कछुए को चुपके से कौवे के पास पहुंचकर उसकी टांग पकड़ ली। अरे कौन है? मेरी टांग किसने पकड़ ली? मैं बसंत का दोस्त हूँ, तूने मेरे दोस्त को सांप से कटवाया, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। और कौवा टांग भींचने लगा। उप मेरी टांग छोड़ विस्तर भाई, मेरी मदद कर, बाहर आ, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। और कौवे की चीख सुनकर सांप बिल से बाहर आता है। क्या बात है, क्या आफत आ गई भाई कालू? तुम क्यों इस प्रकार चीख रहे हो? इस इस बदमाश कछुए ने मेरी टांग पकड़ रखी है, मित्र मेरी टांग छुटाओ। सांप पुकारता है, कछुए के पास आता है। ए इसकी टांग छोड़, पहले मेरे दोस्त का पाँव से जहर चूस। नहीं,
तो नहीं छोड़ूंगा टांग, नहीं तो ले। कछुए सांप कछुए के पास चलता है और कछुए को अपनी गर्दन में कस लेता है। उसकी पीठ पर सांप का फन पर कोई असर नहीं होता। कछुआ अपनी जोर से टांग मरोड़ देता है। सांप क्रोध से कछुए को बार बार फन पटकता है, लेकिन कछुए को कुछ नहीं असर होता। सांप फन घायल हो जाता है। कालू भाई, इस कछुए पर मेरा बस नहीं चलता, तो इसके दोस्त से जहर चूस ले, मेरी टांग छुड़ा। सांप के हाथ बसंत के हाथ से सारा जहर चूस लेता है। बसंत की आंखें खोल कर बैठ जाता है। उफ मेरा फन, हाय मेरी टांग। अरे क्या सांप और कछुए का ये हाल। तुम ठीक तो हो मित्र? मैं तो ठीक हूँ दोस्त, पर दुष्ट सांप और कछुए ने तुम्हारा प्राण लेना चाहते थे। तुम्हें अब कोई खतरा नहीं है। कछुए की बात बसंत को बताता है। बाबा की दूसरी बात भी ठीक निकली। 100 रुपया दी थी मैंने, अब मेरी जान की कोई कीमत चुका ही नहीं सकता। और बसंत कौए और सांप को मार डालता है, कछुए को प्यार से उठा लेता है। आज से तुम्हारी वजह से मेरे प्राण बचे हैं मित्र, आओ आगे चलें। रास्ते में एक सरोवर में बसंत कछुए को छोड़ देता है। अच्छा मित्र, मैं चलता हूँ, हमेशा याद रखूंगा। और बसंत चंपा नगरी की तरफ चल पड़ता है। जब नगरी में पहुंचता है तो रात हो जाती है। अरे, फाटक तो बंद हो गई, मुझे सुबह तक बाहर ही रहना पड़ेगा। मैं दीवार पर बैठकर रात गुजार लेता हूँ। पता नहीं यहाँ फाटक बंद क्यों है। और जब कुछ क्षण गुजरे, उसे किसी के रोने की आवाज सुनी दी। अरे कौन रो रहा है? बसंत आवाज की दिशा में जाता है। पेड़ के नीचे की युवक था। कौन हो भाई तुम, इस तरह क्यों रो रहे हो? मेरा नाम चंदर है। आज नरभक्षी राक्षस के भोजन बनने की मेरी बारी है। नरभक्षी राक्षस? और मैं समझा नहीं भाई। तुम चंपानगरी के नागरिक नहीं हो, तभी राक्षस के विषय में अनजान हो। मैं एक मुसाफिर हूँ भाई, मेरा नाम बसंत है। मैं यहाँ के विषय में कुछ नहीं जानता। तो सुनो, बुर्जगिरी नाम का एक राक्षस कुछ दिन से पहले चंपानगरी में काफी उत्पात मचाया। वह रोज नगर में घुस जाता, नागरिक को मारता और खा जाता था। राजा ने उसे उत्पात को रोकने उत्पात से नहीं रोक पाया क्या? राजा ने बहुत उपाय किया, लेकिन बृहदगिरी को वश में नहीं हुआ कर पाया। राक्षस ने एक समझौता किया। कैसे समझौता? राजा ने रात को उसे राक्षस के लिए एक व्यक्ति को भेजना पड़ेगा, और आज मेरी बारी है, इसलिए तुम रो रहे हो। हाँ, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी माँ का क्या होगा, यह सोचकर मुझे रोना आ गया। तुम चिंता न करो, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। राक्षस के सामने जाऊंगा। नहीं नहीं, यह अन्याय है होगा। मेरी जगह तुम क्यों राक्षस का भोजन बनो? राक्षस के सामने मैं जाऊंगा। जिद मत करो, मैं देखना चाहता हूँ वह बदगिर बदगिरी क्या भला है। और विश्वास रखो, उस दुष्ट को मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मगर मगर छोड़ो, बताओ बृहदगिरी कहाँ मिलेगा? वह उस पहाड़ी देख रहे हो, बृहदगिरी बृजगिरी वहां रहता है। तुम यहीं ठहरो, मैं पहाड़ी की तरफ जाता हूँ। यदि तुम मेरी जगह जाना चाहते हो तो यह तलवार भी ले जाओ, बृजगिरी के लिए लाया था। मरने से पूर्व मैं उससे टक्कर लेना चाहता था। यह जानते हुए भी उस पर विजय पाना कठिन है। संघर्ष करने में क्या बुराई है मित्र? संभव होगा तो मैं विजयी हो जाता, और बृजगिरी अपने नगरवासियों की प्राण रक्षा करता। ठीक कहते हो, मरना है ही तो फिर मरने से पहले संघर्ष न किया जाए तो। यह तलवार मुझे दो, मैं बृजगिरी से लोटा मैं लड़ूंगा। बसंत तलवार लेकर पहाड़ी की तरफ बढ़ गया। अपने गुरु शिक्षा सीखी थी, शस्त्र विद्या सिखाने का आज मौका दिखाने का आज मौका है। बृहदगिरी सामने तो आए। थोड़ी देर समय बीता, और बसंत पीछे पुकार सुनी थी। कौन आया है आज?
आज तेरी मौत आई है बिरजगिरी, ले संभाल। हा हा हा। तो चंपानगरी वाले ने अपने पराक्रम पर विश्वास है तो करो वार। बिरजगिरी पर जैसे ही वार किया तलवार टूट गई। अरे यह क्या, हा हा हा। देखा बिरजगिरी का बिरज जैसा जिस्म और राक्षस के शरीर पर हथियार का कोई बार असर नहीं। अब क्या किया जाए। हो गए तुम्हारे हौसले परस्त, अब मेरे पेट में पहुंचो। बिरजगिरी तुम्हारा मुंह बसंत की तरफ बढ़ा। तभी बसंत की नजर बिरजगिरी की आंखों में पड़ी। ओह, शरीर की सबसे कोमल अंग। बसंत ने तलवार का सीधा वार बिरजगिरी की आंख में करता है। हाय। और बसंत बिरजगिरी की दूसरी आंख भी फोड़ डालता है। बिरजगिरी जमीन पर गिर पड़ता है। अब मेरा जीवन व्यर्थ है हो गया है युवक। अब अपनी मौत का रहस्य तुम्हें बताता हूँ। मेरे बाएं पैर के तलवे में तलवार का वार करना और मुझसे मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा। बसंत ने ऐसा ही करता है। बिरजगिरी समाप्त कर बसंत चंदन की तरफ बढ़ता है। बिरजगिरी मारा गया। चंदन सच सच उसकी लाश पहाड़ी पर पड़ी है। ओह, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। राजा अभय सिंह तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश होंगे। सवेरा होता है, फाटक खुलता है, सेनापति दुर्जन सिंह बाहर आता है। अरे, तुम तो जिंदा हो। बिरजगिरी के सामने नहीं गए। क्षमा करे सेनापति, बिरज के सामने मैं नहीं, ये युग गया था, इसने बिरजगिरी को मार गिरा। असंभव, मैं यह बात नहीं मान सकता। यकीन कीजिए सेनापति, उस दुष्ट को मैंने मौत के घाट उतार दिया। उसकी लाश पहाड़ी के पास पड़ी है, आप देख सकते हैं। सेनापति तेजी से पहाड़ी पर पास जाता है। असंभव, यह कैसे हो सकता है। हमने पूरी शक्ति आजमा कर देखी, हम इसका बाल विवाह का नहीं कर पाए। छोड़ो दुर्जन सिंह, यह तो मर गया। अब कुछ ऐसा सोचो इसको मारने का श्रेय तुम्हें मिले, युग को नहीं। दुर्जन सिंह ने दिमाग में युक्ति आती है, वह बसंत के पास जाता है। हमने तुम्हारी बहादुरी से खुश हैं युग, आओ हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। चंदन, तुम भी चलो। उसे अपने आवास पर ले जाकर मैं चंदन को बाहर भेजता हूँ। उसे उसे कारागार में डाल दो। बैठो बसंत। चंदन, तुम बाहर जाओ। मैं बसंत से गुप्त मंत्रणा करना चाहता हूँ जी। और चंदन बाहर जाता है। बसंत, तुम साधारण इंसान नजर नहीं आते, अपना परिचय दो मुझे। मैं कंचन नगरी का सेनापति का पुत्र हूँ। कंचन नगरी पड़ोस के राजा ने चढ़ाई करके जीत हासिल की। यह युद्ध मेरे पिता वीरगति को प्राप्त हुए। मैं नगर छोड़कर नौकरी की तलाश में निकला। तुम्हें नौकरी मिल सकती है बसंत, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। कैसा वादा। तुम्हें बिरजगिरी को समाप्त किया है, यह बात तुम चंदन चंदन और मेरे अलावा कोई न जान पाए। यह तो सौदा हुआ। सौदा ही समझो। नौकरी चाहते हो तो यह वादा करना पड़ेगा। ठीक है, यह बात मैं अन्य किसी को नहीं बताऊंगा। कल तुम राजवाटिका में राजवाटिका की देख रेख करोगे और खान पीन का अलावा तुम्हें 50 अशर्फियाँ मिलेंगी। 50 अशर्फियाँ अधिक तो नहीं है, लेकिन परंतु माँ का गुजारा आराम से हो जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। सेनापति ने ताली बजाता है। सैनिक उपस्थित होता है। बसंत को राजवाटिका में पहुंचा दो और खाने खाने का पहनने का प्रबंध करो। जाओ। बसंत सैनिक के साथ चल दिया। अब मैं राजा के सामने जाकर अपनी बहादुरी की प्रश्न बिरजगिरी को समाप्त करके मुझे भारी इनाम और सम्मान मिलेगा। सेनापति दुर्जन सिंह महल पहुंचता है। अरे सेनापति दुर्जन सिंह, इतनी सुबह सुबह मिलने की क्या जरूरत थी। सब कुशल है। सब कुशल है। मैं आपको एक शुभ समाचार सुनाने आया हूँ। मैंने बिरजगिरी को समाप्त कर दिया है महाराज। अबे, अरे कब। यह मैं कई दिन से बिरजगिरी को समाप्त करने की योजना बना रहा था। कल रात उसने भोजन के रूप में चंदन नगर के बाहर गया। पीछे मैं पीछे पीछे बिरजगिरी ने जैसे ही चंदन को अपना पेट भोजन बनाना चाहा, मैंने बिरजगिरी को ललकारा। हमारा घमासान युद्ध हुआ। बिरजगिरी मेरे हाथ मारा गया। शाबाश दुर्जन, तुम साहस का परिचय देकर नगर में भयानक विपत्ति से बचा लिया। हम तुम्हें चंदनगढ़ का
जायदाद देते हैं। चंदनगढ़ में जायदाद देते हैं। बिरजगिरी की मौत, नगर में उत्सव मनाया जाए, यह समाचार रानी को सुनाते हैं। सेनापति, आप तो बहुत बहादुर निकले। क्या तुम्हें बहादुर व्यक्ति पसंद है राजकुमारी? हाँ, मैं खुशनसीब हूँ, तुम्हारे जैसी सुंदरी मुझे पसंद किया। और उसी दिन नगर में रोशनी की गई और आने जाने के सभी प्रबंध थे, और किसी की जुबान पर सेनापति की बहादुरी की चर्चा थे। बिरजगिरी को मैंने समाप्त किया और सम्मान सेनापति का किया जा रहा है। सेनापति बहुत चालाक है निकला। मुझे 50 रुपये में नौकरी, चमनलाल की चमनलाल की जायदाद का मालिक बन बैठा। मैंने सेनापति को जुबान दी है, किसी को यह राज नहीं बता सकता। मुझे छोड़ो, मुझे नौकरी से संतोष है। और दिन बीतने लगे। बसंत मेहनत से राजवाटिका की बाहर आ गई। अपनी मेहनत से रंग से खुश होकर एक दिन वह घास खोद रहा था। बहुत सुंदर है चंपा, तुम बहुत सुंदर हो मेरे दुर्जन। तुम्हें मेरी बहादुरी पर विश्वास है चंपा? बिरजगिरी चट्टान उसे धराशायी करने का साहस किसी में नहीं था। तुम्हें यह काम किया, तुम वीर पुरुष मानती हूँ। वह दुष्ट को समाप्त करना ही था। आज तुम्हारे पिता का सिर दर्द बना हुआ था, कल हमारा सिर दर्द बनता। हमारे लिए क्या अभिप्राय है तुम्हारा? मैं अपन मैं अपनी और तुम्हारी दांत दांत कर रहा हूँ चंपा। मैं नगरी का राजा बनूंगा और तुम मेरी रानी बनोगी। तुम्हें विश्वास है पिताजी मेरा विवाह तुमसे कर देंगे? मुझे विवाह से बगैर राज तुम्हें नहीं मिल सकता। तुम्हारे लिए मैं राजा राजकुमार की इच्छा रखते हैं, और चंपा मैं आज ही उनका मन टटोलता हूँ। तुम्हें चिंता मत करो, मेरे साथ हो और कोई युक्ति निकाल लूंगा। अरे वो कौन है दुर्जन? यह बसंत है। चुप कर, हमारी बात सुन रहा है, इसे डटल कर आता हूँ। उन्हें मुझे देख लिया, अब छुपना बेकार है। सेनापति दुर्जन सिंह बसंत के पास जाता है। तुम छुप कर क्या कर देख रहे थे? यह शाही राजमहल शतरंज की चालें चली जा रही हैं। तुम राजकुमारी को अपना बनाने के सपने देख रहे हो सेनापति। यह सपने नहीं, क्या मैं चंपा को अपनी बनाऊं और यहाँ का राजा बनूंगा? मगर राजा को यह बता दूं कि बिरजगिरी को मैंने समाप्त किया तो? हाँ हाँ हाँ, कौन विश्वास करेगा तुम्हारी बात पर? तुम चंपानगर वासियों के ने बिरजगिरी को समाप्त करने के लिए सेनापति सम्मानित किया है। स्वयं राजा ने चंदनगढ़ की जायदाद दी है। अब सब जान चुके हैं कि बिरजगिरी को मैंने मारा है। नगरवासी अंधेरे में हैं। मुझे राजा को एक बार मिलने दो, फिर देखो तमाशा। तुम राजा से मिलोगे? हाँ, मिलो और देखना मेरा जादू चलता है या तुम्हारा। दुर्जन सिंह पांच पटकता हुआ चंपा के पास चला आया। क्या हुआ? तुमने गुस्से में क्यों हो? बात राज की है, मेरे करीब आओ। दुर्जन सिंह चंपा के कान में कुछ कहता है, लेकिन यह तो ठीक नहीं है। एक यही रास्ता है चंपा, बसंत राजा तक पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, मैं जाती हूँ, थोड़ी देर देर में मैं भी आता हूँ। और अपने पापा और पिताजी की अभय सिंह के सामने पहुंची। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ बेटी? पिताजी, आपने एक छोटे नौकर को मेरे सामने शादी का का प्रस्ताव रखा है। कौन है वो बदतमीज? मुझे उसका नाम बताओ। उसका नाम बसंत है पिताजी, वह राजवाटिका का माली का काम करता है। तुम कक्ष में जाओ, मैं उस पाजी को बुलाता हूँ। राजा ने ताली बजाई। आज्ञा महाराज, राजवाटिका के बसंत माली को बुला कर लाओ जी।
सैनिक चला जाता है। कुछ ही देर में बसंत को महाराजा के सामने पेश किया जाता है। प्रणाम महाराज, मुझे कैसे याद किया? क्या तुम राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा है? मैं आपका मैं आपका छोटा सा सेवक ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? किसी ने गलत सूचना दी है। सूचना स्वयं राजकुमारी ने दी है। हम जानते हैं वह झूठ नहीं बोल सकती। राजकुमारी सेनापति से प्रेम जाल में फंसी हुई है। वह झूठा आरोप लगा रही है। महाराज खामोश, तुम मेरी बेटी पर कलंक लगा रहे हो। तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। राज राजा तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी राजमंत्री आता है। ठहरिए महाराज। महामंत्री, आप इस दुष्ट के प्राण बचाने हैं, इसका दोष जानते हैं? जान चुका हूँ महाराज, लेकिन बगैर सच्चाई का पता लगाए कोई किसी को सजा सजा दी जाए, यह राज कानून है। तो आप जानते हैं महाराज। हाँ, योग तुम जाओ। बसंत चला जाता है। इसको इस वक्त छोड़ना ठीक नहीं है महामंत्री, इसकी उदंडता बढ़ेगी। मामला राजमहल के संबंधित है महाराज। इस सारे सरेआम मारा जाए तो राजकुमारी की बदनामी होगी। नगर वासी तरह तरह की बातें करते फिरेंगे। इसलिए इसे और भी रास्ते हैं। तो कोई रास्ता निकालो। रास्ता निकालता हुआ है, सुनिए। बसंत सोच रहा था, मुझ पर झूठा कलंक लगाया गया है। मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं, लेकिन बाबा ने कहा था नौकरी चाहे 2 टके की हो, छोड़ना नहीं चाहिए। मगर मैं नौकरी को छोड़कर बिना राजा की यही समझेगा मैं दोषी हूँ। वह यहीं रहकर मुझे अपने लगे कलंक को धोना चाहिए। सुबह जब बसंत बुलाया, बसंत आज इष्ट देव की पूजा करना चाहते हैं। अशोक वाटिका से फूल लेकर आओ। फूल तो राजवाटिका में भी है महाराज। हमारे यहाँ इष्ट देव की पूजा अशोक वाटिका के फूलों से का उपयोग होता है, इस फूलों का नहीं। जाओ तुम अशोक वाटिका के करीम खां नाम की नाम का टिड्डा चिट्ठी देता हूँ, मेरी मनपसंद फूल तुम्हें दे देगा। राजा बसंत को पत्र देता है और सेनापति दुर्जन सिंह, प्रणाम महाराज। कहाँ भेज रहे हैं बसंत को? पूजा के लिए अशोक वाटिका से फूल लाने। फूल मैं ला देता हूँ महाराज। नहीं, फूल बसंत ही लाएगा। बसंत तुम जाओ। बसंत फूल लेने चला गया। आज राजा प्रसन्न है, तभी तो यह काम मुझे सौंपा। रास्ते में उसे कुछ सन्यासी मिलते, चिलम पी रहे थे। प्रणाम महात्मा, खुश रहो, खुश लगते हो, कुछ देर बैठो। आदर का अनादर नहीं करना चाहिए। बाबा की बात ध्यान आती है, मुझे कुछ क्षण इन लोगों के पास बैठना चाहिए। बसंत बैठ जाता है। लो बेटा, दम लगाओ। इनका सेवन नहीं करता, यह तो प्रसाद है बेटा। बसंत चिलम लेके पीता है। चिलम नशे की थी। बसंत को नशा चढ़ जाता है। वह भूल जाता है उसे राजा के लिए फूल लेने भेजा था। और सेनापति वहां आता है। अरे तुम यहाँ बैठे हो, राजा तुम्हें फूल लाने को भेजा था। लाओ वह चिट्ठी और फूल मैं लाता हूँ। बसंत को नशा चढ़ गया था, चिट्ठी दे देता है। सेनापति चिट्ठी लेकर अशोक वाटिका पहुंच जाता है। राजा वह पत्र राजा का भेजा हुआ था। पढ़ो, इसे मनपसंद फूल तोड़ कर दो। सेनापति, तो क्या राजा इन्हें मरवाना चाहता है? करीम खान ने पत्र खोलता और लिखा था, करीम खान, जो व्यक्ति मेरा पत्र लेकर आए उसका सिर जल्लाद से कटवा कर दूसरा व्यक्ति लेकर आए उसे दे देना। महाराज जय सिंह। महाराज, सेनापति को क्या क्यों मरवाना चाहता है? सेनापति जी, फूल तोड़ने में कुछ समय लगेगा। मेरी कोठरी में आराम कीजिए, ठीक है? और योजना अनुसार रहीम खां कोठरी में जल्लाद को बैठा था, और जैसे ही वह अंदर पहुंचा, जल्लाद ने उसका सिर काट दिया।
और नशा टूटने पर बसंत फूल लाने की बात याद आती है। वह भागा भागा अशोक वाटिका पहुंचता है। मुझे राजा ने फूल लेने भेजा है, ठहरो मैं फूल ला कर देता हूँ। करीम खान बसंत को एक संदूकची देता है। इसे राजा का मनपसंद फूल है, ले जाओ। बसंत संदूकची लेकर राजा के पास पहुंचता है। अरे बसंत, यह जिंदा कैसे लौट आया? यह तो संदूकची भी क्या लाया है? तुम अशोक वाटिका नहीं गया था महाराज? यह फूल माली ने ही दिया है, भेजा है। राजा ने संदूकची खोलता है। अरे दुर्जन सिंह का सिर! सेनापति और सेनापति दुर्जन सिंह के कटे सिर की बात पर रणवाद में पहुंचती है और चंपा दौड़ी आती है। हाय, यह क्या हुआ? पिताजी, दुर्जन सिंह का कत्ल किसने किया? बताइए, किसने किया? दुर्जन सिंह, मेरे दुर्जन सिंह को किसने मारा? चंपा, होश में हो? दुर्जन सिंह तुम्हारा कैसे हो सकता है? मैं दुर्जन सिंह से प्यार करती थी पिताजी, बताइए किसने इसका कत्ल किया? तो बसंत ठीक कहता था, सेनापति के प्रेम जाल में फंस गई थी वो। सेनापति बहादुर था पिताजी, वर्जगिरी को मारकर उसने मेरे दिल में जगह पा ली थी। मैं उससे प्रेम करने लगी थी। वर्जगिरी को मैंने मारा था राजकुमारी। सेनापति ने मुझे मालिक की नौकरी देने के बदले मुंह बंद रखने को कहा था, इसलिए चुप था। सेनापति महाराज, तुमसे धोखा किया था, तुमने वर्जगिरी को मारा। इस तुम्हारे पास क्या सबूत है? यह सच्चाई केवल मैं और चंदन जानते हैं। तुम्हें संदेह है तो चंदन को सेनापति की कैद से छुड़ा दो, हम उसकी तलाश कराते हैं। चंदन सेनापति की कैद में मिल जाता है। वह सेनापति की कैद में है महाराज। प्रणाम। सेनापति ने कहा था कि चंदन ब्रजगिरी में अपना भोजन बना लिया। क्यों चंदन? ब्रजगिरी को तुमने समाप्त किया? ब्रजगिरी को बसंत ने समाप्त किया है महाराज। उप, दुर्जन ने मुझे धोखा दिया। आज हम बसंत को मर जाना आज हम बसंत को मरवाना चाहते थे बेटी, लेकिन यह सच्चाई पर था, इसलिए बच गया। इसकी जगह दुर्जन सिंह मारा गया। मुझे क्षमा कर दे बसंत। मैं इस योग्य कहाँ राजकुमारी जो मुझे क्षमा करूं? तुम योग्य हो बेटे, क्योंकि तुम मुझे संदेह हो रहा है। जो नजर आ रहे हो, तुम किसी देश के राजकुमार लगते हो। ठीक पहचाना, मैं कंचन नगरी का राजकुमार हूँ। बसंत ने सारी हकीकत बता दी। बेटे बसंत, आज से यह ताज तुम्हारा है। मैं चंपा का ब्याह तुमसे करना चाहता हूँ। महाराज, पहले अपनी नगरी में अपने भाई के अन्याय से मुक्त कराना चाहता हूँ, उसके बाद कुछ सोचूंगा। तुम्हारी मदद करेंगे बेटे। और बसंत चंपा नगरी की सेना से कंचन नगरी को अपने भाई के अन्याय से मुक्त कराया। मित्र चंदन, आज कंचन नगरी में तुम राजा हो और प्रजा का खूब ध्यान रखना। और बसंत माँ को लेकर चंपा नगरी आज गया। वहां उसकी राजकुमारी चंपा से शादी हो जाती है और चंपा नगरी का राजा बन जाता है। वाह, बात का मोल चुका कर आज मैंने सब कुछ पा लिया। समाप्त दोस्तों।